अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मुकम्मल उर्दू नावल स्टोरीज। हालांकि जब कभी अब्बाजान खफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर इस वक्त उसके गाल टिमटिमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज़्यादा पड़ गई है। ये कहकर वो तो बावर्ची खाने में चली गई और मैं दांत पीस रही थी। शायद, क्या खूब शायद। उधर अब्बा बदस्तूर बड़बड़ा रहे थे। 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि फिरनी में कंध बढ़ती जा रही है। सेहन में अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसे उनकी आदत है। आप तो नाहक बिगड़ते हैं। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे, घर में जवान लड़का है, उसका तो ख्याल करना चाहिए। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। कहने लगे, अरे ये बात है, मुझे बता दिया होता। मैं कहता हूँ सज्जादा की माँ। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई और वो दोनों खुसर फुसर करने लगे। आपा सायरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हुई। आपा इससे मिलना तो क्या बात करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके नाम पर ही नाक भौं चढ़ाया करती थी। मैंने ख्याल किया ज़रूर कोई भेद है इस बात में। कभी कभार सायरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके उस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने सिलसिलाए गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती, तो आपा बड़ी बेदिली से 2-1 बातों से उसे टाल देती। आप बोल उठती, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये कहकर वो बावर्ची खाने में जा बैठती। खैर, इस वक्त तो मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी सायरा के घर जा पहुंची। बातों ही बातों मैंने जिक्र छेड़ दिया, आज आपा आई थी? सायरा ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा, हाँ, कोई किताब मंगवाने को कह गई है, न जाने क्या नाम है उसका। हाँ, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा इस किताब को मुझसे छुपाकर दराज में रखती थी। मुझे क्या मालूम न था। रात को बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रहती। उसे यूँ मुस्तरब देखकर मैं 2-1 अंगड़ाइयाँ लेती और फिर किताब बंद करके रज़ाई में यूँ पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हो। जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे ना रहा गया। मैंने रज़ाई से मुंह निकाल कर पूछ ही लिया, आपा, ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर, उसके क्या माना हुए? आपा पहले तो ठिठक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर उसने मेरी बात का जवाब ना दिया। मैंने उसकी खामोशी से जलकर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानूं? मैंने उसे जलाने को कहा, हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात ज़रूर उसे बुरी लगी, क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जानिया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाकर आपा से पूछ लीजिए। हंसकर कहने लगे, आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों, मैं लड़ाका हूँ? मैंने कहा। बोले, नहीं, अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। उस पर मेरी हंसी निकल आई। वो कहने लगे, देखो जानिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूँगा जो बाकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, ज़रा ना उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने की खातिर पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाईजान? बोले, वो भी कुछ होता है, सफ़ेद सफ़ेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हंसी। फिर कहने लगे, मुझे वो बेहद पसंद है। यहाँ तो जानिया हम फिरनी खाकर उकता गए। मेरा ख्याल है ये आपा ने ज़रूर सुन ली होगी, क्योंकि इसी शाम को वो बावर्ची खाने में बैठी पड़ रही थी। उस दिन के बाद रोज़ बिला नागा वो खाने पकाने से फारिग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मशक किया करती, और हमें कोई उसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की प्लेट छुपा देती।
एक रोज़ आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बुद्धू से कहा, बुद्धू भला बूझो तो और प्लेट जो आपा के पीछे पड़ी है उसमें क्या है। बुद्धू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया। हत्ता कि आपा को प्लेट बुद्धू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बुद्धू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बुद्धू जाओ भाईजान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बुद्धू भाईजान के कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती यानी कि प्लेट वो कुश्ती उससे छीन ली और मेरी तरफ घूर कर देखा। इस रोज़ पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। इसी रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रज़ाई में पड़ी रो रही है। इस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पांव पड़ जाऊं और उसे खूब प्यार करूं, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक लफ्ज़ तक न पढ़ सकी। उन्हीं दिनों मेरी खालाजाद बहन साजिदा, जिसे हम सब साजो बाजी कहा करते थे, मेट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। साजो बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कैकहों से गूंज उठा। सायरा और सुरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बद्दू छाजो बाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजो बाजी से बाह करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुंह धो आओ। फिर भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ती कि काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगते और पंचम तान में पूछती, है ना भाईजान। क्यों जी। बाजी के मुंह से भाईजान कुछ ऐसा भला सुनाई देता कि मैं खुशी से फूली ना समाती। उसके बरक्स जब कभी आपा भाई साहब कहती तो कैसा भद्दा मालूम होता, गोया वो वाकई उन्हें भाई कह रही है और फिर साहब जैसे हलक में कुछ फंसा हुआ हो। मगर बाजी साहब की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज़ में जान डाल देती थी। जान की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही न होता कि उन्हें भाई कह रही है। उसके अलावा भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती तो सुनने वाले को कतई ये गुमान ना होता कि उसे भाई कहा गया। आपा के भाई साहब और बाजी के भाई जान में कितना फ़र्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठे रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बद्दू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गर्द तवाफ़ करता रहता और बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाईजान एक बोर्ड लगेगा, या भाईजान उसकी मौजूदगी में बुद्धू से कहते, क्यों मियाँ बुद्धू, कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता हो। बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाईजान कहते, और तुम। बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवें सिमटा लेती और तेवरी चढ़ाकर खड़ी रहती। फिर कहती, मुझसे आप पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पीटी थी भूल गई क्या। वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाईजान का लिहाज करो, वरना दुनिया क्या कहेगी कि मुझसे हार गए। और फिर यूँ हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हों। रात को भाईजान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बद्दू छाजो बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, उसके अलावा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मजाका नहीं करें भी तो क्या, ना खाएं तो मुमानी नाराज़ हो जाएं, उन्हें जो खुश रखना हो, है ना भाईजान। हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कुश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और कुश्ती को उठा लिया, बेशतर उसके कि आपा कुछ कह सके। बाजी और कुश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, उसने आंखों में हंसते हुए कहा। आप भी क्या कहेंगे कि साजो बाजी ने भी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया। साजो बाजी ने। आपा की तरफ कनखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजो बाजी ने। और किसने भाईजान के लिए।
बुद्धू ने आपा के मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा का मुंह लाल हो रहा था। बुद्धू चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाईजान। आपा ने बुद्धू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कहकहों से कमरा गूंज उठा और बुद्धू की बात आई गई हो गई। भाईजान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने उन्हें क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गईं। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई ज़बरदस्ती कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज़ में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज़ आई, छोड़िए छोड़िए, और फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम शयन में बैठे थे। उस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बुद्धू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हस्बे मामूल भाईजान के कमरे में चली गई। कहने लगी, आज एक धनधनाता बोर्ड करके दिखाऊं? क्या राय है आपकी? भाईजान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहाँ जा पड़ो। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा और बनावटी गुस्से से चिल्लाई, वाह, आप तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाईजान मान बोल उठे, तो क्या हाथ से? चुप, खामोश, बाजी चीखी। उसके भागने की आवाज़ आई। 1 मिनट तक तो पकड़ धकड़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बुद्धू भागता हुआ आया। कहने लगा, आपा, अंदर भाईजान से कुश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें, चलो भी। वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो बुद्ध बनी खड़ी थी। बुद्धू ने आपा को छोड़ दिया। कहने लगा, अम्मा कहाँ है? और वो माँ के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूँ। बुद्धू मुंह वसोलने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। इसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो उसमें आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहाँ रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे फ्रूट सलाद की प्लेट खाली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ भिजे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी और बाजी न थे, उसके वो कहे भी न थे। उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। इसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो उसमें आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहाँ रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे फ्रूट सलाद की प्लेट खाली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ भिजे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी और बाजी न थे, उसके वो कहे भी न थे। उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बुद्धू, साजो बाजी से ब्याह करोगे? ओहो, बुद्धू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बुद्धू कहा करता था, हम तो छाजो बाजी से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, बताऊं आपा कैसी है? फिर चूल्हे में जले हुए ओपले की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। और छाजो बाजी? मैंने बुद्धू की तरह बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया, ऐसी। ऐन इसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाईजान ने कहा। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को कुरेद रही थी। भाईजान ने मगमून सी आवाज़ में कहा, उफ, कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और इन सुलगते हुए ओपलों से आँख सेकने लगे। बोले, मोमानी सच कहती थी, इन झुलसे हुए ओपलों में आग दबी होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। क्यों सजदे? आपा परे सरकने लगी तो छन से आवाज़ आई, जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो।
भाईजान मिन्नत भरी आवाज़ में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो ना बुझाओ सिरदे, देखो तो कितनी ठंड है। ख़त्म कहानी मुकम्मल हुई। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की स्टोरी आप तक पहुंच सके।